हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेजिलियंस पे। मैं हूं आदर्श सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी इकोनॉमिक क्लास 9 का तीसरा पार्ट। दो पार्ट में हमने कवर किया था दूसरे चैप्टर को, और आज हम दूसरे चैप्टर में तीसरे पार्ट को देखेंगे। और पहले वीडियो में पहले की जो दो क्लासेस थी उसमें हमने देखा था कि मानव को संसाधन के रूप में कैसे उपयोग करेंगे। मानव जो है अपने देश में जो जनसंख्या के रूप में है वो कैसे एक सहयोगी है उस देश के लिए, कैसे एक परिसंपत्ति के रूप में है। देखिए, मानव का जो जनसंख्या मानव जो है मनुष्य जो है वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो एक जनसंख्या ही है किसी भी देश की। तो उस जनसंख्या को हम कैसे संसाधन के रूप में कन्वर्ट करें। भूमि तो एक संसाधन है, मशीन संसाधन है, बाकी चीज़ संसाधन है, ठीक है, लेकिन मानव को हम संसाधन के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी क्या क्या बेसिक चीज़ें होती, क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और क्या क्या ज़रूरतें उसकी होती हैं कि जिससे हम मानव को उस संसाधन के रूप में उपयोग कर सकेंगे ताकि उस देश में ग्रोथ हो सके और उसका जो आय है या उसकी जो भी कमाई है, वो कमाई या आर्थिक हो या सामाजिक हो या किसी भी तरीके से हो, वो देश में जुड़ सके, राष्ट्र में जुड़ सके। तो उसको हम देखेंगे, एक एक चीज़ को हम कवर करते चलेंगे। इससे पहले आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है, ताकि हम और भी चीज़ें लेकर आ सकें डेली। तो देखते हैं आगे की बातें कि आगे की बातचीत में क्या क्या चीज़ें हैं। पिछले हम एक बार रिवीजन करते हैं, जो हमने पढ़ाया था पीछे उसको एक बार रिवीजन करते चलते हैं और बाकी जो आगे है उसको हम कवर कर लेंगे। तो हम बात किए थे मानव मनुष्य की बात कर रहे हैं। मनुष्य जो होता है, मनुष्य किसी भी देश का वो एक जनसंख्या के रूप में है, उसको हम देखा जब जनसंख्या के रूप में है। तो जनसंख्या के रूप में वो तभी तक है जब तक उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो बाहर उस देश के लिए तभी तक है जब उसके पास ना कोई स्किल है, ना कोई गुण है, ना कुछ है, और सरकार उसको सब कुछ दे रही है, वो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो एक भार है एक तरह से। लेकिन जिस दिन उसके पास स्किल आ गए, जिस दिन वो मानव संसाधन के रूप में कार्य करने लगा, जिस दिन वो सब कुछ करने लगा, वो क्या हो जाएगा, एक परिसंपत्ति के रूप में हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या कम या अधिक होना बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं कम है या अधिक है तभी अधिक जनसंख्या होगी तभी स्किल डेवलप होगा, या कम जनसंख्या रहेगा तभी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चाइना है, चाइना इस समय पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, लेकिन फिर भी वो डेवलप है। कैसे? क्योंकि वहाँ का हर एक व्यक्ति के पास अपना स्किल है। हर एक व्यक्ति जो है अपने आप, मतलब एजुकेशन की सबसे बेसिक चीज़ होती है। अगर स्किल की बात कर लें तो सबसे बेसिक चीज़ होती है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सही है तो स्किल आ जाती है। तो हम बात करते हैं इसमें परिसंपत्ति के रूप में व्यक्ति हो जाए। देखिए, इसको एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे कोई भी एक परिवार है, ठीक है, परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोग में अगर 3 लोग कमा रहे हैं, 1 लोग नहीं कमा रहे हैं, या 1 लोग कमा रहे हैं, 3 लोग नहीं कमा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो व्यक्ति नहीं कमा रहा है या जो व्यक्ति कहीं से धन अर्जित नहीं कर रहा है या उसके पास स्किल नहीं है, देखिए पैसा वो नहीं कमा रहा है, बेरोजगार क्यों है? या तो उसके पास कोई स्किल नहीं है, उसके पास कोई कौशल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, तभी बेरोजगार है। जब उसके पास स्किल होगी, अच्छी, देखिए योग्यता, अच्छी योग्यता पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। योग्यता है, किसी के पास कम है तो किसी के पास अधिक है। जिसके पास जैसी योग्यता है वैसे उसके पास आमदनी है, वैसे अपने आप को वो डेवलप कर पाएगा। तो देखिए, उदाहरण के रूप में ऐसे लेते हैं कि कोई भी एक परिवार है, उस परिवार में 4 लोग हैं। 4 लोग में 1 लोग कमा रहे हैं और 3 लोग नहीं कमा रहे। एकदम सीधा सीधा समझते हैं, सिंपल भाषा में, कि एक व्यक्ति जो है वो कमा रहा है, बाकी 3 लोग नहीं कमा रहे हैं, मतलब आय नहीं है, आय का स्रोत 3 लोगों के पास नहीं है। तो वो 3 लोग क्या है, एक पे डिपेंड है, तो एक के ऊपर तो बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ठीक है। तो वो क्या है, एक जनसंख्या के रूप में, भार के रूप में। लेकिन वो तीनों जिस दिन स्किल हो जाएंगे, जिस दिन उनके अंदर स्किल डेवलप हो जाएगी, जिस दिन वो नौकरी करने लगेंगे, जिस दिन पैसा कमाने लगेंगे, तो वो एक परिसंपत्ति के रूप में हो जाएंगे।
और ऐसे क्या है, बस एक जनसंख्या बन करके रह गए हैं, एक बस काउंट हो रहा है कि हाँ ये हमारे परिवार में 4 लोग हैं। लेकिन असली जो है परिसंपत्ति के रूप में कौन है, वो एक व्यक्ति है जो कमा रहा है और पूरे घर का खर्च चला रहा है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं, संसाधन क्या होता है। और देखिए संसाधन के रूप में मानव को कैसे बदला जा सकता है, तो इसको भी एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। देखिए उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि उदाहरण से क्या होता है कि चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। एकदम सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि मानव को जो संसाधन रूप में कैसे बदल सकते हैं। एक लड़का है कोई भी या लड़की मान लीजिए, वो गरीब परिवार में जन्म लिया, ठीक है, उसके पास बस इतने ही पैसे हैं कि उसका जीवन गुजर बसर जैसे तैसे हो जा रहा है। उसके सुबह शाम के 2 रोटी खाने की व्यवस्था उसके पिताजी कर पा रहे हैं, इतनी ही व्यवस्था उसके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो 4 व्हीलर ले सके, 2 व्हीलर ले सके। वो जैसे तैसे अपना पढ़ाई में उसकी रुचि है, वो पढ़ना चाहता है। तो उसके पिताजी उसको पढ़ाए, 10th कराए, 12th कराए, फिर उसके बाद उसका मन था कि नहीं हम MBBS करेंगे, उसको MBBS कराए। वो लड़का अब MBBS कराने के लिए पैसा चाहिए, तो उसके पिताजी क्या करते हैं कि लोन लेते हैं, लोन लेकर के उसको पढ़ाते हैं। वो जब पढ़ाई कंप्लीट करता है तो उन्होंने जितना लोन लिया है उससे कहीं अधिक वो उनको कमा करके दे रहा है। तो क्या है, उनकी एक परिसंपत्ति हो गई, तो उसके अंदर एक स्किल डेवलप हो गया और वो एक समाज को फायदा देगा। समाज को फायदा इस प्रकार से देगा कि जितने उसके अगल बगल के या जो भी है उसको वो क्या कर सकता है, इलाज करेगा, तो समाज को फायदा हुआ। उसके बाद फायदा अपने परिवार को देगा, उसके परिवार वाले सुख शांति से रहेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए कोई मगजमारी नहीं रहेगी उतनी। तो सोचिए कि शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा आपकी बेसिक चीज़ है, तो वो क्या करता है, अपने परिवार के दुख को दूर किया, अपना दुख दूर किया और साथ ही साथ समाज के लोगों का भी दुख दूर किया। और उसके बाद सरकार को वो जो सहयोग कर रहा है, अपने देश को जो सहयोग कर रहा है टैक्स के रूप में, जाहिर सी बात है कि वो जब पढ़ लिख करके सिलेक्ट हुआ है, MBBS डॉक्टर बनेगा, तो उसके पास आय बढ़ेगा तो टैक्स उसको पे करना ही पड़ेगा। जब टैक्स पे करेगा तो वो देश की सुरक्षा और देश की सेवा के लिए वो टैक्स पे कर रहा है, देश की सुरक्षा सेवा में वो सहयोग कर रहा है। तो वो एक आदमी, सोचिए कि एक आदमी से इतने लोगों को फायदा है। तो अगर जो भी जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्किल आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कौशल आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति के इनकम के स्रोत हो जाएं, तो सोचिए कि कितना फायदा होगा लोगों को और देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा। देखिए जनसंख्या होना बड़ी बात नहीं है, ये कि वहाँ के लोग कितने स्किल हैं। जापान में क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या थोड़ी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उन लोगों के अंदर स्किल डेवलप है। वो लोग सबसे अधिक शिक्षा स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं कि वहाँ के शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो है व्यक्ति कुछ करे जीवन में। देखिए यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, अगर हम भारत की बात कर लें तो थोड़ी गड़बड़, पहले से बेहतर हुई है। अभी 2011 का जो जनगणना हुआ था 2011 में, तो टोटल 74% लोग शिक्षित हैं। मतलब आज भी 26% लोग, मतलब 26% लोग आज भी अशिक्षित हैं। तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि नहीं हमारा देश बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेगा। जिस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा है अब धीरे धीरे, तो आने वाले समय में ग्रोथ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आने वाले समय में ग्रोथ करेंगे, ठीक है। और देखिए शिक्षा वो चीज़ है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ठीक है। तो शिक्षा, देखिए शिक्षा इसके लिए भी जरूरी है कि आप खुद का विकास कर सकते हैं, सामाजिक विकास कर सकते हैं, बाकी चीज़, ठीक है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि नहीं आप नौकरी कर रहे हैं, आप IAS बन गए, IPS बन गए, या आप कहीं गवर्नमेंट नौकरी पा गए या गवर्नमेंट जॉब पा गए, ये वो नहीं है। आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। शिक्षा से होता क्या है कि आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। जो शिक्षित नहीं है उसको हम समझाएंगे कोई भी चीज़ तो वो समझेगा नहीं चीज़ों को।
अगर कोई भी एक अशिक्षित व्यक्ति है, मान लीजिए एक अशिक्षित व्यक्ति है और एक शिक्षित व्यक्ति है, ठीक है। अब इसको हम बताएंगे, बोलेंगे कि भैया बाल विवाह होने से नुकसान है, अगर इसको हम 10 नुकसान बता देंगे फिर भी ये नहीं मानेगा। उस चीज़ को बहुत मतलब इस मशक्कत करनी पड़ेगी, नहीं समझेगा चीज़ों को। लेकिन ये व्यक्ति जो शिक्षित है, इसको हम बाल विवाह के नुकसान बता देंगे तो ये समझ जाएगा, क्योंकि चीज़ों को जानता है, पढ़ा है, अध्ययन किया है। तो जो भी चीज़ है, आप अगर अध्ययन किए हैं, चीज़ों को सीखे हैं, जाने हैं, तो वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती है। और आजकल की स्थिति भी यही है कि जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है, अगर गाँवों में देख लीजिए अक्सर, तो 1 साल में 1 बार वो जाते हैं स्कूल में सिर्फ परीक्षा देने के लिए। तो अब बताइए, उसके बाद वो कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पीजी कर लिया, तो जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया उसमें आपको कम से कम, ठीक है आपको 100% नॉलेज नहीं हो, 90% तो होना चाहिए, 80% तो होना चाहिए, लेकिन उनके पास पूछने के बाद 10% भी नॉलेज नहीं है। तो कैसे आप सोचेंगे कि नहीं आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल है कि आपको कहीं नौकरी पर रखा जाए। तो सबसे बड़ी चीज दिक्कत तो अपने एजुकेशन सिस्टम में ही है कि एजुकेशन में ही गैप हो जाता है। लड़कियों के साथ भी यही होता है, लड़कियां जो पढ़ना चाहती हैं उनके साथ ये होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं पढ़ोगे क्या, पढ़ लिख कर क्या, तुमको खाना ही तो बनाना, यही सब तो करना है। तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो इसकी हम बात किए थे, संसाधन के रूप में शिक्षा की बात किए थे। शिक्षा के साथ साथ हमने 2-3 चीज़ें और बताई थी कि इसी में 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर की जो बात की तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। देखिए ये है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो 3 प्रकार, अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वो कृषि पे वो डिपेंड होता है। जैसे कृषि, जिसमें कृषि होती है, बेसिक नेचुरल चीज़ें, वो क्या है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी में उस चीज़ को परिवर्तन करके कुछ नया चीज़ बनाया जाता है, वो क्या आता है प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, सॉरी। और टर्सरी सेक्टर वो आता है कि उस चीज़ को बना करके कहीं और भेजा जाता है, वो किस में आता है, टर्सरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझें तो मान लीजिए कि कोई कपड़ा है, कोई कपड़ा बनाना है, तो पहले कपास, ठीक है, कपास जो है ये क्या हो गया, जहाँ उत्पादन करते हैं कपास को, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। और कपास से हम कपड़े को बनाते हैं, ये सेकेंडरी सेक्टर है। कपास से हम कपड़े को नया रूप दे रहे हैं, नया चीज़ बना रहे हैं, ये किस में आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। विनिर्माण, वो मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं इसमें, तो ये सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है। और तृतीय क्षेत्र में उस कपड़े को हम जहाँ उत्पादन किए हैं, जहाँ बनाए हैं, वहाँ से हम दूसरे जगह भेज रहे हैं, वो क्या है टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। दूसरे जगह भेज रहे हैं वो टर्सरी सेक्टर में आता है, तृतीय क्षेत्र वो कहलाता है हिंदी में, ठीक है। और टूरिज्म को ले लीजिए और बाकी सर्विस सेक्टर ले लीजिए, ये सब आ जाता है टर्सरी में ही आ जाता है। तो चीज़ें समझ में आ गई कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं। ये चीज़ें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि चीज़ों को हम आसानी से जब उदाहरण लेकर के समझाते हैं ना, तो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात किए थे, आगे देख ले तो जनसंख्या गुणवत्ता। देखिए जनसंख्या जो है, जनसंख्या तो है लेकिन क्वालिटी, जनसंख्या की क्वालिटी क्या है, ये जीवन प्रत्याशा की अगर बात कर लें तो जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि वो जन्म से, जिस दिन वो जन्म लेगा धरती पे, तभी से उसका ये निर्धारित हो जाता है कि उस देश में, अगर जिस देश में जन्म लिया है तो वहाँ की जीवन प्रत्याशा क्या है। लगभग लोग, जैसे भारत की अगर बात करें तो 65 से 70 के बीच में माना जाता है कि व्यक्ति की एक जीवन प्रत्याशा है। तो जैसे आता है ना कि नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, उसका रिपोर्ट आता है हर साल, तो हम लोग क्या हमेशा 100 के पारे रहते हैं, 100 के अंडर आते ही नहीं है जल्दी। तो ये क्या है, ये दर्शाता है क्वालिटी को कि उस देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। उस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है तो जीवन प्रत्याशा सही हो ही नहीं सकती है। अगर एक देखिए, अब कौशल पे भी निर्भर करता है। अब देखिए, जिस व्यक्ति के पास अच्छा पैसा है,
अच्छा कौशल है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, तो वो फिर अच्छा जीवन भी जिएगा। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा जीवन जिएगा तो उसका जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। लेकिन जिस देश में आज भी 26% लोग अशिक्षित हैं, तो उसमें जीवन प्रत्याशा अच्छे की हम बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बदलाव हो रहा है धीरे धीरे। तो ये स्वास्थ्य पे निर्भर करता है कि स्वास्थ्य और कौशल कैसा। अगर स्वास्थ्य कौशल अच्छा है तो वहाँ की जीवन प्रत्याशा काफ़ी अच्छी है। अक्सर देखेंगे तो नॉर्वे, ये स्वीडन, ये सब सब ऊपर ही रहते हैं अक्सर। लेकिन भारत जो है 100 के बाद 129, 130, 132 यही सब रहता है, 133 यही दो चार आगे पीछे 140 कभी कभी चला जाता है। तो ये इधर ही आसपास घूमते रहता है, लेकिन 100 के अंडर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इस पे यही है कि वहाँ का जो समृद्धि दर है वहाँ के देश की, ये निर्धारित करती है। ठीक है, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती हैं। वही बोले ना कि नहीं, वहाँ की जो जनसंख्या है, अगर उसके पास अच्छा एजुकेशन है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो वो क्या है, जनसंख्या उस देश की परिसंपत्ति है। वहाँ का वो एक तरह से कहिए तो पूंजी है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं, जनसंख्या गुणवत्ता क्या होता है और जीवन प्रत्याशा क्या होता है। HDI जो आता है रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब हम बात कर लें शिक्षा की। 2 वीडियो था, उसको आप देख सकते हैं। 2 वीडियो में हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इसमें बस एक रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर लें शिक्षा की। तो शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इस पर्पज से नहीं कि नहीं शिक्षा पा करके हमको IAS बनना है, IPS बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है। ठीक है, आप जिस सेक्टर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसमें अच्छी समझ होनी चाहिए आपकी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में आपकी इतनी अच्छी समझ होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई बात करे या तर्क वितर्क करे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें उस चीज़ को। ऐसा नहीं कि नहीं हाँ हमने पढ़ा है बस, अगर आपसे कोई पूछ रहा है एक्सप्लेन करने की बोला तो आप पीछे हट रहे हैं। सॉरी। अगर आप सोशियोलॉजी की बात कर लें या हिस्ट्री की बात कर लें, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, A to Z कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो उसको दिल से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए कि नहीं उसमें आपको महारत हासिल हो जाए, उसमें आपको आगे पीछे दाएं बाएं कोई कहीं आपको कहीं किधर से भी घुमा ही नहीं सकता है। ठीक है, तो वो आपका एक अंदर क्या होगा, वो स्किल है आपका। ऐसा नहीं कि नहीं आप पढ़ रहे हैं तो नौकरी पाएंगे तभी आप शिक्षित माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भी एक मानक है। अगर आप शिक्षित हैं तो सबसे बड़ी बात है कि समाज में आपकी एक अलग पहचान है। अगर आपके पास एक अच्छा शिक्षा है, अच्छी शिक्षा है और अच्छा नॉलेज है, अच्छी डिग्री है, तो आपकी एक अलग पहचान है। देखिए, जहाँ 10 लोग हैं समाज में, तो एक जो PhD धारक होता है और एक जो है अनपढ़ है, अनपढ़ की बात हम करें, अशिक्षित है, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, तो उन दोनों को खड़ा कर दीजिए, तो जो PhD किया हुआ आदमी है उसकी एक अलग पहचान होगी। उसका बातचीत करने का तरीका, उसको बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, हर चीज़ में परिवर्तन दिखेगा उसके। और एक व्यक्ति जो अशिक्षित है, वो उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या गलत है क्या सही, वो कुछ भी करेगा उसको सही लगेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो ये होता है शिक्षा। शिक्षा जो है बेसिक चीज़ है, बेसिक एकदम आपको कंपलसरी है शिक्षित होना। और जो शिक्षित नहीं उसको बताना कि नहीं शिक्षा का कितना महत्व है। अगर शिक्षा ठीक है, पहले की पीढ़ी उतनी शिक्षित नहीं थी, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियाँ तो शिक्षित हो रही हैं, तो वो क्या करे कि आज शिक्षित हम जैसे तैसे, ठीक है, आज हम जैसे तैसे शिक्षा पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर एक जुनून है पढ़ने का, करने का। तो जैसे तैसे हम शिक्षा पा रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। तो हमारा आपका दायित्व तो क्या है कि खुद शिक्षित तो हो ही रहे हैं, और जो अशिक्षित रह जा रहा है, जो इससे वंचित रह जा रहा है, उसको हम शिक्षित करें, उसको भी हम अपने साथ लेके चलें, अपने साथ जोड़ें, वो अशिक्षित न रहे। अगर कोई भी अशिक्षित है तो कारण जाने कि वो क्यों अशिक्षित रह जा रहा है, क्यों उसको
शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जब उसको जोड़ेंगे, जब आपके साथ आ जाएगा, तो आपको तो फायदा होगा ही, साथ साथ देश को भी फायदा होगा, देश के विकास में भी उसका सहयोग मिल सकेगा। तो इसमें अगर मोटा मोटी बात करें तो पूरा हम ये चैप्टर जो है वो है मानव संसाधन की बात किया गया है, कि जो संसाधन है मानव को हम संसाधन के रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही चीज़ दिया गया है कि मानव को हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब मानव के पास शिक्षा होगा, मानव के पास अच्छा स्वास्थ्य होगा। अब देखिए, अच्छा स्वास्थ्य की भी बात इसमें, अब मान लीजिए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास अच्छा स्वास्थ्य है नहीं, आप रोज़ बीमार पड़ रहे हैं, हर दूसरे दिन बीमार, हर 10वें दिन बीमार, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो समय बीत जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद अपना टाइम वेस्ट किए, फैमिली वालों को भी टाइम वेस्ट किए, पैसा भी वेस्ट किए। तो इसीलिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्योंकि आप कोई भी नौकरी करने जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, वो आईएएस आईपीएस या एक कलर की ही नौकरी की, उसका भी, उसमें भी मेडिकल होता है कि नहीं, आपको ये जांचा जाता है, परखा जाता है कि नहीं आप स्वस्थ हैं कि नहीं। वो अस्वस्थ लोगों को नहीं इसलिए रखते हैं क्योंकि आप आधा से अधिक समय तो आप वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हॉस्पिटल जाने में बिता देंगे, तो बाकी काम कैसे होगा। आपको जिस एरिया में, जिस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा, तो वो डिपार्टमेंट आपको हाँ, वो अलग बात है कि बाद में आप अस्वस्थ हो जाते हैं, वो अलग मैटर है कि सिलेक्शन के बाद 1 साल 2 साल बाद 4 साल बाद और किसी कारणवश या कुछ ऐसा हो जाता है कि अस्वस्थ हो जाते हैं, वो अलग मैटर होता है। लेकिन पहले से ही अस्वस्थ हैं और आपको सेलेक्ट करके फिर रोज़ हॉस्पिटल भेजा जाए, रोज़ आप दवा कराने ही जा रहे हैं, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेडिकल जांच होता ही होता है, ठीक है। तो हम इसमें बात कर रहे थे शिक्षा की। अगर हम बात करें तो पूरा ओवरऑल पूरे भारत की इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार 74% लोग शिक्षित हैं, मतलब 100 में 74 लोग शिक्षित हैं और 26 लोग अब आज भी अशिक्षित हैं। लेकिन इसका आंकड़ा जो है हर राज्य में, हर जैसे गांव में अलग अलग है। अगर हम राज्य की बात करें तो इस समय सबसे शिक्षित अगर राज्य है इस समय तो केरल है, 94% है वहाँ के लोग शिक्षित हैं, मतलब 100 में 94 लोग वहाँ पे शिक्षित हैं और बाकी अभी 6 लोग अशिक्षित हैं। अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार जो है इस समय सबसे कम उसका आंकड़ा है, 62%। ओवरऑल 100 में देखें, 100 में 62 लोग वहाँ पे शिक्षित हैं और बाकी 38 लोग अशिक्षित हैं। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देख लें, केरल का और बिहार का, तो बिहार का हो गया 62, इधर ये 94 है, तो 32% ये इससे आगे है, ठीक है, 32% आगे है ये बिहार से। तो अंतर है ना। तो जहाँ जितनी अधिक शिक्षा, जितनी अधिक योग्यता, जितनी अधिक स्किल, उतना ही डेवलप लोग, उतना ही डेवलप गांव, उतना ही डेवलप स्टेट, उतना ही डेवलप देश, ठीक है। तो सोचिए एक शिक्षा से आप क्या कर सकते हैं, शिक्षा कितना जरूरी है आपके लिए। आप अगर शिक्षित हैं तो आप अपने परिवार की स्थिति, अपने समाज की स्थिति और अपने देश की, अपने गांव की स्थिति को आप बदल सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी कि आप उस चीज़ को बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे शिक्षा पे सरकार ने बहुत काम किया है, आज भी काम चल ही रहा है। जैसे नवोदय विद्यालय खोले गए, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग नवोदय विद्यालय खोले गए। और 2002 में संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002। और हम इसकी बात कर लें तो 86वां संविधान संशोधन, थोड़ा पेज में से नहीं चला, हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 में संशोधन हुआ। शिक्षा का अधिकार को आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, कि सबको शिक्षा का अधिकार है। सब भारत का प्रत्येक
नागरिक, भारत का प्रत्येक लोग जो है शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उसके लिए सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया गया, नवोदय विद्यालय भी खोले गए, तमाम तरह की चीज़ें की गई कि ताकि शिक्षा में बढ़ोतरी हो। क्योंकि अब तो ये देखिए, ये शिक्षा नीति 1986 का तो शिक्षा नीति नया आ गया है 2020, क्योंकि ये लोगों को पता चल चुका है कि नहीं, शिक्षा से ही सब कुछ हो सकता है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, देखिए ये आंकड़ा जो बताया ना, ये है 2011 में जो आंकड़ा है, ये 74% हो गई। मिड डे मील योजना, देखिए इसके लिए ये भी चलाया गया मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना इसलिए चलाया गया है कि ये जो कुपोषण की शिकायत है ये भी दूर हो सकेगी और बच्चे भी आएंगे। तो कुपोषण की जो शिकायत थी वो भी दूर हुई काफ़ी हद तक, बच्चे भी आने लगे। ये भी एक सरकार का अच्छा कदम था और आज भी ये चीज़ें चल रही हैं। तो कुपोषण में भी बदलाव आया है और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव आया, बच्चे जा रहे हैं काफ़ी संख्या में। ठीक है, ये दोपहर का भोजन, मिड डे मील योजना, ये चलाया गया। सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, ये कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए। स्टेट स्तर पे भी कई प्रकार का कार्यक्रम चलाए जाते हैं, विलेज स्तर पे भी चलाए जाते हैं। अगर सही कहिए तो ये काम, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा काम अगर प्रत्येक गांव के प्रधान को दिया जाए, मेरा ओपिनियन है कि जो वहाँ का प्रधान होता है वो पूरे गांव का प्रतिनिधि होता है। लेकिन आजकल के प्रधान जो होते हैं, मुखिया जो होते हैं, कहीं कहीं इसको मुखिया बोला जाता है, कहीं कहीं प्रधान बोला जाता है, तो उनको इससे मतलब नहीं है शिक्षा से कि उनके गांव के शिक्षा स्तर क्या है, शिक्षा लेवल क्या है, उनके गांव में कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। अगर जो अशिक्षित है तो क्यों अशिक्षित है, इसके बारे में वो कभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके लिए नहीं जीते हैं। उनको ये, उनका कभी लक्ष्य था ही नहीं। किसी के घर पे भी जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम शिक्षा में सुधार करेंगे, वो ये बोलेंगे हम सड़क बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे। अरे सड़क उड़क तो जो पहले के लोग थे वो लोग तो बनवा ही दिए, अब क्या सड़क तोड़ के बनवाएंगे उसको। शिक्षा पे बेहतर काम करिए। लेकिन लोग भी वही हैं, उनको शिक्षा से नहीं मतलब, वो ये नहीं जानते हैं कि नहीं, उनका घर का एक लड़का अच्छे से अगर शिक्षित हो जाए, अच्छे से पढ़ाई कर ले, तो वो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है, सब कुछ बदल सकता है। वो पूरे परिवार का हुलिया बदल कर रख देगा। लेकिन उनको इससे नहीं मतलब, उनको ये मतलब है कि हाँ ये प्रधान जी हाँ हमारे यहाँ एक बार आए थे हमारे घर, इनको वोट देंगे। तो ये प्रधान जो होते हैं या मुखिया, उनको दायित्व तो होना चाहिए कि नहीं, अपने गांव में जितने लोग हैं वो अशिक्षित हैं तो क्यों हैं, कारण जाने और उसका निवारण करें। लेकिन इस प्रकार का कोई दायित्व तो नहीं निभाता है। उनको ये काम सौंपा जाना चाहिए, तब जाके शिक्षा में बेहतर सुधार होगा। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पेरेंट्स, उनको भी आगे आना होगा, तब जाके शिक्षा में सुधार होगा। पता चलता है कि नहीं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 2 महीना गए, तीसरे महीने बोले चलो ठीक है मत जाओ। क्यों? तो छोड़ो, जाने दो, आज यहाँ मत जाओ, दूसरे स्कूल में जाओ। तो पेरेंट्स की भी कमी है इसमें। तो जब तक हम, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और शिक्षा वो ऐसी ताकत है कि उससे आप सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। आज हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये इलेक्ट्रिक पेन, देखिए ये इलेक्ट्रिक पेन भी है। ये कैसे आया है? शिक्षा से ही तो आया है ना, एजुकेशन से ही आया है ना। हम क्या बोले कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती है। आप चीज़ों को सोचेंगे, कुरेदेंगे चीज़ों को, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। आप अपने अधिकार की बात तभी करेंगे जब अधिकार को जानेंगे, तभी ना कि नहीं मेरा अधिकार क्या है। और वो अधिकार को कैसे जानेंगे? जब आपको कोई बताएगा, आपको कोई समझाएगा, आपको कोई सिखाएगा, आप सीखेंगे तब ना। दिक्कत ये भी है कि पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पहली बात। जल्दी बच्चों की बात कर रहे हैं, ये क्लास 9 की एनसीईआरटी है, तो उस लेवल से हम बात कर रहे हैं। ऐसा बाकी लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं सबके लिए। ये
उनके लिए हम स्पेशली बोल रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अक्सर देखा होगा नहीं, कितने बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता है, लेकिन उनको उस समय ये चीज़ें नहीं समझ में आती कि उनको ज़बरदस्ती स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। वो कुछ समय के बाद समझ में आता है कि नहीं, स्कूल क्यों हमको भेजा जा रहा था। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आजकल तो पढ़ने वाले जल्दी मतलब पढ़ना नहीं चाह रहे, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उनका तो मन लगता नहीं, उनका मन लगता है खेलने में, घूमने में। आजकल मोबाइल आ गया, मोबाइल में गेम खेलने में। और पढ़ाने वाले भी वैसे ही मिल रहे हैं अब। अगर अच्छा पढ़ाने वाला भी होना चाहिए। अगर बात कर लें किसी कॉलेज की, जैसे जो गाँव में कॉलेज है, कोई अच्छा कॉलेज है वो तो अलग बात है, यूनिवर्सिटी उसकी बात अलग है वहाँ तो। लेकिन गांव में जितने कॉलेज, हर गली में कॉलेज देखिए, तो हर गली में कॉलेज, हर चौराहे पे कॉलेज है। वो कॉलेज क्या है, बस एक आपको डिग्री दे देगी। एक जाइए आज एडमिशन कराइए, 1 साल के बाद सीधे पेपर देने आइएगा, एक सीरीज खरीद लेंगे, एक गाइड खरीद लेंगे, पढ़ लेंगे, जाके परीक्षा दे देंगे, उनको डिग्री मिल जाएगी, क्या हम ग्रेजुएट हो गए, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। इससे काम चलेगा? तो सबसे पहले अपने अंदर वो स्किल लाना, वो अपने अंदर इच्छा शक्ति लानी होगी, वो अपने अंदर एक जुनून लाना होगा कि नहीं, हमको ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ करना है। ये काम पढ़ना आसान है, कहीं खेत में काम करने से ज़्यादा आसान है ये। अब खेत में 10 घंटा काम करेंगे, वो उसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन उससे तो कम ही मेहनत है इसमें। मेहनत है इसमें भी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मेहनत है पढ़ने में भी, लेकिन उसकी इतना मेहनत नहीं। आराम से क्या करना है, एक रूम में बैठना है, फैन चल ही रहा है, पढ़ना है। लेकिन उसमें भी लोग पीछे हट रहे हैं, और इसी का देन है कि देश पिछड़ रहा है, गांव पिछड़ रहा है, लोग पिछड़ रहे हैं, और उसका खुद का परिवार पिछड़ रहा है शिक्षा की वजह से। तो हम बात कर रहे थे शिक्षा पे, इतनी बातें हैं शिक्षा को लेकर के कि शिक्षा कितना ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए। वो शिक्षा से अपने परिवार का विकास कर सकता है, बाकी देश का विकास कर सकता है, समाज का विकास कर सकता है। ये चीज़ें हैं, वो हर चीज़ में बदलाव ला सकता है शिक्षा से। ठीक है, वो एक संसाधन के रूप में बनकर जब उभरता है तो लोग उसको जानते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लें, कोई भी व्यक्ति है, कोई कम कमा रहा है, कोई अधिक कमा रहा है, उसकी योग्यता निर्धारित करती है कि कौन कितना पैसा कमाएगा। अब सत्या नडेला हैं, उनकी बात कर लें, सुंदर पिचाई हैं, उन लोगों का तो पूछना ही नहीं है। अगर वही एक गांव से लड़का ग्रेजुएट कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, उसके बाद पूछो जिस सब्जेक्ट में किया उसी से कुछ पूछ लो, सिलेबस के बारे में ही पूछ लो, तो नील बटे सन्नाटा। और उसके बाद कहेगा कि हमने तो एमए करके रखा हुआ है, हमने तो पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, हमने तो ये कर लिया, हमारे पास तो कोई रोजगार ही नहीं है, बेरोजगार बैठे पड़े हैं, सरकार को रोजगार ही देगा सुबह शाम बैठ के। तो ये कहाँ तक सही है? खुद को भी तो देखो कि हम किस लायक हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, खुद को भी देखो कि हमारे अंदर वो स्किल है कि नहीं, हमारे अंदर वो चीज़ है कि नहीं, हमने कितना किया है, कितनी आवश्यकता है। ये बताइए, कोई भी नौकरी लेने किसी भी कंपनी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब को कर, उसका भी क्रिटेरिया होता है। उसको जो फुलफिल कर पाता है वही वहाँ पहुँचता है। जैसी बात है, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं मतलब आपके पास योग्यता नहीं है। अगर आप योग्य हैं तो फुलफिल करिए ना उसके क्रिटेरिया को। आप जब फुलफिल करेंगे तो आप वहाँ जाएंगे। तो यही होता है कि सबसे बेसिक चीज़ जो क्या है आपकी शिक्षा है। शिक्षा से सब चीज़ हम बेहतर कर सकते हैं, सब चीज़ बेहतर कर सकते हैं, स्वास्थ्य भी और सुरक्षा भी, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें थी। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा, उससे कहीं ज़्यादा। ठीक है, शिक्षा से कहीं ज़्यादा स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। देखिए, इसका
मतलब यही है कि अगर खराब हम पहले ही बता चुके हैं स्वास्थ्य के बारे में, पहले बताएं कि अगर आप खराब स्वास्थ्य आपका है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो फिर आप कार्य कर ही नहीं पाएंगे। जब कार्य नहीं कर पाएंगे फिर आपको क्यों रखा जाएगा वहाँ पे? ठीक है, तो इसलिए आपका स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। स्वास्थ्य का ठीक होना उतना ही जरूरी है जितना कि शिक्षा जरूरी है। आपके पास स्वास्थ्य सही है तभी तो शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। स्वास्थ्य सही है ही नहीं तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे? पढ़ाई मन ही नहीं लगेगा। तो हम बता रहे थे ना, जीवन प्रत्याशा जो है, जीवन प्रत्याशा वो है कि जिस दिन अगर एक शिशु जन्म लिया उस दिन से उसका निर्धारित हो जाता है कि नहीं वो 65 से 70 वर्ष के बीच में उसका जीवन है, उतने दिन तक वो जिएगा। ठीक है, ये होता है जीवन प्रत्याशा। और जीवन प्रत्याशा हम कैसे डिसाइड करते हैं कि वहाँ उस देश का या उस गांव का या उस राज्य का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, वहाँ की खान पान कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे, एक काफ़ी समय का एक आंकड़ा होता है। बाकी 10-20 साल 50 साल से लोग कैसे जी रहे हैं, कितना लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो वो कितनी है, उस पर ये निर्धारित किया जाता है। ठीक, ये है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में हमने बात की। तो अब तो हॉस्पिटल जो है काफ़ी खुल चुके हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट की बात कर लें, गवर्नमेंट ने भी बहुत इस पर काम कर रही है। इस पर यह आंकड़ा दिखाया गया कि पहले 2013 में कितने थे, 2014 में कितने थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो अक्सर गांव में होते हैं ना, हर एक गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। 2016 में कितने, 2017 में कितने हुए हैं, अभी 2021 चल रहे हैं, ये पुराना डाटा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की। बेरोजगारी जो है क्या है? तो बेरोजगारी जो है, अब सबको हम बेरोजगार नहीं बोल सकते ना। अभी क्या 2 साल का जो लड़का है उसको भी हम बेरोजगार बोल देंगे? ऐसा नहीं है ना। 15 से 59 वर्ष तक का, 15 से 59 वर्ष तक का व्यक्ति जो है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो बेरोजगार है। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहा बैठा, जैसे कोई लड़का पढ़ रहा है तो क्या वो बेरोजगारी में आएगा? नहीं, उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए काम करने की। काम कर रहा है, काम करने की इच्छा है, लेकिन काम उसको नहीं मिल रहा है तो वो बेरोजगार है। उसको हम बेरोजगार की श्रेणी में, बेरोजगारी भी कई प्रकार की होती है, उसको हम अलग से क्लास में बताएंगे बेरोजगारी। तो उसके अंदर काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए और उसके पास एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके पास एलिजिबिलिटी भी है, उसके अंदर काम कार्य करने की क्षमता भी है, वह स्वस्थ भी है और 15 से 59 वर्ष की एज में आता भी है। इतनी चीज़ को अगर वो फुलफिल करता है, उसके बाद भी उसको रोजगार नहीं मिलता है, वो बेरोजगार है। ठीक है, अब जो शकल की बात हम बताए थे पिछले वीडियो में, आज जो वीडियो नहीं देखा होगा पिछले वीडियो देख लेगा। शकल की बात कर लें तो जो शकल था, उसकी माँ क्या करती थी? घरेलू काम करती थी और बच्चों की देखभाल करती थी। ठीक है, और शकल का भाई जो है वो क्या करता था? समय खेलने कूदने में बिताते थे सब। ये कहानी के रूप में समझाया गया है। अगर इसको हम बात करें तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकें। हमने बताया ना कि इच्छा भी होनी चाहिए, कि आप अगर बेरोजगारी तभी माना जाएगा कि आप 15 से 59 वाली एज को फुलफिल कर रहे हो। देखिए, चीज़ों को आराम समझिए, एकदम आराम से समझेंगे, सिंपल भाषा में समझा रहे कि देखिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो 15 से 59 साल का है, उसकी जो योग्यता है, एक जो मानक है रोजगार का, कि आपके पास ये आपको जो नौकरी चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी है और जो प्रचलित मजदूरी चल रही है वो, और आपके अंदर एक इच्छा भी है कि नहीं हमको रोजगार चाहिए, हमको काम करना है, उसके बाद भी आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आप रोजगार की श्रेणी में आएंगे। ठीक, अब शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। शीला कौन है? शकल की माँ। वो क्या करती है? घर पे काम करती है। और आपको पता ही है कि जितनी घरेलू महिलाएं होती हैं घर पे जो काम करती हैं सुबह शाम,
ठीक है, सुबह दोपहर शाम खाना पीना बनाना करना, वो घर पे ही काम करती है, वो बाहर काम करने नहीं जाती हैं। क्या उनको बेरोजगार का उनको क्या बोलेंगे कि वो रोजगार कर रही हैं? नहीं, वो बेरोजगार ही हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते नहीं बेरोजगार हैं वो, क्योंकि वो उनकी इच्छा नहीं है कहीं जाने की। ठीक है, वो इच्छा उनकी नहीं है कहीं जाके करने की, तो वो बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आएंगी। और ऐसा भी होता है कि नहीं, वो जो काम करती हैं उसको हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं या जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं, काउंट हो भी नहीं सकता, थोड़ा सा वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, जो घर पे महिलाएं हैं, बहन है, माँ हैं, वो काम करती हैं, तो एक काम हम कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम पे नहीं कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, रिस्पेक्ट उसको हम दे सकते हैं। अगर वो हम दें तो उनके लिए वही एक पेमेंट है, रिस्पेक्ट दीजिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आप दे रहे हैं तो फिर उनको पेमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये रखना है कि नहीं, जो घर पे महिलाएं हैं, जो घर पे माँ है, बहन है, कोई भी है, तो उसको रिस्पेक्ट, उसके बदले क्या दीजिए? आप रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात की, वसीला क्या है? अपने घर की काम करती है, उसको बाहर काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ रुचि का मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती। पता है ना कि जीतू और सीतू जो है छोटे हैं, वो 15 से 59 साल के एज में नहीं आते हैं, इसलिए उनकी जो है उनको हम श्रम शक्ति में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इतना तक कवर कर लिए। श्रम शक्ति की जनसंख्या में वो नहीं हो सकती, न ही जीतू और शीला, और न उन लोग को बेरोजगार कहा जा सकता है। उन लोग को बेरोजगार नहीं कर सकते क्योंकि वो उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने ये बताया अभी, श्रम बल संख्या में वही लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच में होता है। जिसकी उम्र 15 से 59 के बीच में है वो है। और शकल के भाई जो हैं इस में नहीं आते हैं, जैसी बात है, तो वो बेरोजगार नहीं कहला सकते हैं। और उनकी माँ शीला क्या करती है? काम करती है परिवार के लिए, बाहर जाकर काम करती नहीं है, और वो इच्छुक नहीं है। तो बोले कि इच्छा भी होनी चाहिए, तो वो बेरोजगार नहीं। अब समझ में आएगा बेरोजगार किसको कहते हैं। अब तक लोगों को ये लगता है कि ये भी बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है, घर बैठे हैं भी बेरोजगार है। तो ये यहाँ से क्लियर हो गई होंगी कि नहीं, बेरोजगार किसको कहते हैं, बेरोजगार कौन व्यक्ति होता है असली बेरोजगार। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज से चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही है, तो थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि और भी चीज़ें इस पे आ सकें। जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवाइए। यही सोचिए कि एक हम लोग के लिए एक मजबूती का काम यही है कि जितना सब्सक्राइब करवाएंगे उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। इससे ये एक मोटिवेशन है। तो उसे भी हम बेरोजगार नहीं कर सकते, उसकी माता जी, क्योंकि वो घर पे काम कर रही है, उनको कोई इच्छा नहीं है। शकल के दादा दादी और नाना नानी जिनका इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हम समझा दे रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। देखिए, जो मौसमी बेरोजगारी वो होता है, वो मौसम के हिसाब से आपको रोजगार मिलेगा। जैसे मान लीजिए गेहूं कटने वाला है, ठीक है, तो वो जो समय होता है 1 महीने का या 20 दिन का गेहूं कटने वाला, उस समय जो गेहूं काटने वाले थे उनको रोजगार मिल जाता है, क्योंकि उनको गेहूं काटने वाला काम मिल गया। ठीक है, 20 दिन तक या 1 महीने तक ये चीज़ें चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद उनको कोई रोजगार नहीं रहेगा, इसलिए वो मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी की हम बात कर लें। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये तो गांव में प्रचलित है, गांव में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। खेती है, मान लीजिए किसी भी घर, कोई भी है,
खेती से सब लोग लगभग जुड़े ही हैं। कोई भी अगर काम कर रहा है, अगर 1 बीघे खेती है, एक परिवार में अगर 2 लोग हैं तो भी 1 बीघे की खेती आराम से हो सकती है। लेकिन 5 लोग उसमें, पूरे 5 परिवार है, 5 लोग उसमें जा रहे हैं, लेकिन काम है 2 ही लोगों का, लेकिन 5 लोग उसमें जा रहे हैं काम करने के लिए। और ऐसा नहीं कि नहीं 5 लोग उसमें जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अनाज हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। ये क्या है कि काम है 1 लोगों का लेकिन 5 लोग जा रहे हैं, काम है 2 लोगों का 6 लोग जा रहे हैं। ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। जितने का काम नहीं उससे अधिक लोग हैं वहाँ पे। अक्सर एक खेती में देखा जाता है, अक्सर एक जो किसान है इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं प्रच्छन्न बेरोजगारी यही होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं। देखिए फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं, जो मौसमी बेरोजगारी होती है वो मौसम के हिसाब से काम मिलता है। मतलब अगर धान की कटाई हो रही है उस समय रोजगार कुछ समय के लिए मिल जाएगा, और गेहूं की जब कटाई हो रही है उस समय कुछ काम मिल जाएगा, बाकी समय आपको बैठना है। ये होती है मौसमी बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी में भी होता है कि काम 1 लोग का है, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। अगर नगरीय क्षेत्रों में बात करें तो अधिकतर यहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी है, कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे खेती उतनी होती नहीं है नगर में, शहर में। वहाँ पे क्या है कि जो शिक्षित है नौकरी कर रहा है, जो अशिक्षित है उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि उनके पास शिक्षा भी है, 15 से 59 की आयु में भी हैं, उनको इच्छा भी है काम करने की, लेकिन उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको काम करने का कहीं अवसर नहीं मिल रहा है। तो वो क्या है कि पढ़े लिखे बेरोजगार, मतलब शिक्षित बेरोजगारी है, उनको बोल सकते हैं कि शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, अब ये आगे बताए। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आधारित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। हमने बताया कि कृषि में ही होता है, वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी की। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम भी मिलता है। ऐसे प्रायः कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन उसमें 8 लोग लगे होते हैं। हमने बताया कि काम 2 लोगों का है लेकिन 5 लोग लगे होते हैं, काम 5 लोगों का है लेकिन 8 लोग लगे होते हैं। तो वो क्या है कि इसमें 3 लोग अतिरिक्त हैं, 3 लोग इसमें क्या है? अधिक हैं। जब ये 3 लोग अधिक हैं तो बेरोजगारी ही है। चलो ठीक है, खाली बैठे हो ना, चलो ये काम थोड़ा सा कर लेना, तो ये ऐसे होते हैं। ये क्या है? बेरोजगारी है। ये तीनों इसी खेती पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए योगदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता। वो 3 लोग जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो 3 लोग जा रहे हैं। देखिए एकदम अच्छे से चीज़ों को हम समझा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। एकदम बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं कि ताकि देखिए जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तो आपको मान लीजिए कि बता जाए बेरोजगारी, पहले आपको हम बेरोजगारी बता देंगे, नहीं बेरोजगारी कितनी प्रकार की होती है, ये बेरोजगारी वो बेरोजगारी, बस ऐसे ही बता के निकल जाएँ। लेकिन जब उदाहरण सहित एक एक चीज़ों को जब हम बताएंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए ये क्लास 9 की NCERT जो है इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किए कि ताकि बेसिक चीज़ जब आपको क्लियर हो जाएंगी तो बाकी आगे भी क्लियर होंगे। और एक चीज़ और है कि इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेकर चलने का पर्पज़ एक ये भी है कि हमारे YouTube चैनल पे जो भी चीज़ें हों उसको बार बार मतलब वो करने की जरूरत, जो एक बार पढ़े इस चीज़ को, जो एक बार देखे उसको एक बार में क्लियर हो जाए, उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। नहीं तो एक एक लाइन का लेकर आ जाएंगे, बाकी चीज़ें तो सब एक ही में खिचड़ी हो जाएगा। और दिक्कत एक ये भी है कि लोग थोड़ा सा जो कंसेप्चुअल चीज़ है उस पर ध्यान कम देते हैं। देखिए सोशल मीडिया क्या है ना, एक फ़ायदे वाली चीज़ भी है लेकिन नुकसानदेह भी है। सोशल मीडिया पे होता क्या है कि गलत चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं,
गलत चीज़ें बहुत तेज़ी से लोग फैलाते भी हैं, गलत चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वही अगर सही चीज़ है, वही शिक्षा की चीज़ है, वही ज्ञान की चीज़ें हैं, उससे अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप उसको नहीं लोग सपोर्ट करते हैं, उसको लोग नहीं आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एक इंटरटेनमेंट वाला चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे एक इंटरटेनमेंट वाला है और एक एजुकेशन वाला है। तो इंटरटेनमेंट वाला पता है एक दिन में मिलियन पहुंच जाते हैं उस पर व्यूअर्स, लेकिन इस एजुकेशन वाला है ये 1K पहुंचना भी एक दिन में मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति है। हम किसी भी चैनल के, छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, हम किसी की भी बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी चैनल छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबकी शुरुआत जीरो से ही होती है। जीरो के पहले कुछ नहीं होता, जो होता है जीरो के बाद ही होता है। तो स्टार्टिंग सबकी जीरो से ही होती है, वो चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, वो जीवन में जो भी स्टार्ट किया है वो जीरो से ही स्टार्ट किया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 उसके बाद आता है। एक ही दिन से आप 10 पे नहीं आ जाते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये भी एक कमी है अपने देश के लोगों की, अपने समाज के लोगों की, कि वो सही चीज़ को सपोर्ट नहीं करके गलत चीज़ को सपोर्ट करते। इससे क्या होता है कि अपने समाज के लोगों का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। तो बात करते हैं हम इसकी बेरोजगारी की, जो हम बात कर रहे थे कि नहीं, प्रचंड बेरोजगारी की, इसको टॉपिक पे आते हैं, प्रचंड बेरोजगारी की बात करते हैं। तो अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोगों के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप से बेरोजगार होते हैं उसमें, ठीक है। अगर हम इसमें बात कर लें शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारक अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति जो है क्या सामने आई है? सामने आई है कि कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। देखिए, एक तरफ जो बेरोजगारी है, मान लीजिए कि जो अशिक्षा, वो तो शिक्षा ही है, टेक्नोलॉजी की भी कमी है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं है, टेक्नोलॉजी, देखिए सब दुनिया जो है टेक्नोलॉजी पे अब चलने लगी है लगभग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका बढ़ावा काफ़ी, इसको बढ़ावा दिया, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी। अब देख रहे हैं कि जो टोल टैक्स पे जो फास्टैग लग रहे हैं, पहले क्या होता था कि आप टोल टैक्स पे रुकिए, वहाँ टोकन लीजिए, पैसा दीजिए, तब जाइए। अब कुछ नहीं, अब गाड़ी आप लेके आराम से निकल सकती है, क्योंकि फास्टैग ऑटोमेटिक आपका जो उसका टोल टैक्स लगना है, आपके जो QR कोड होते हैं वहाँ पे, उससे वो स्कैन होकर के आप चले जाइए, वो आपका पैसा कट जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, सही बात है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप, जायज़ सी बात है कि 1 रुपया भी आप नहीं कमा रहे हैं, तो खाने के लिए तो आप कुछ नुकसान कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से तो आप ले रहे हैं ना, किसी न किसी का हिस्सा तो आप ले रहे हैं ना। मान लीजिए कि अब बताया ना आपको कि एक परिवार में 4 लोग हैं, तो 3 व्यक्ति कमाने वाला है, या 1 व्यक्ति कमाने वाला है, 3 लोग नहीं कमाने वाले हैं, तो वो बर्बादी कर रहे हैं। उनका एक जो व्यक्ति हैं, उनका वो जो भी पैसा आ रहा है, जो भी वो ला रहे हैं, उनके पैसे से वो खा रहे हैं, तो बर्बाद ही कर रहे हैं। तो ये, इससे क्या होता है, संसाधन की बर्बादी भी होती है। युवकों में निराशा और हताशा की भावना होती है, कितने लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश और हताश कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ न कुछ जीवन में कर लेंगे। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती है। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं, यह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। दरअसल क्या है कि बहुत लोग शिक्षित भी हैं, लेकिन फिर भी कार्य करने की इच्छुक भी नहीं हैं। बहुत लोग आराम से बैठ के खाना चाहते हैं। हो सकता है कोई सरकार बन जाए, बेरोजगारी भत्ता देने लगे, मिलने लगेगा पैसा, क्या दिक्कत है, आराम से बैठ के खाएंगे। कितने लोग तो ये सोचते हैं कि चलो साला कोई बात नहीं,
वो करेंगे, घर खेत होता है वही बेच के अपना काम चला लेंगे। तो होता है, बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि भी होती है। बेरोजगारी के कई नुकसान भी हैं, इससे आर्थिक बोझ में वृद्धि होगी ना गवर्नमेंट के ऊपर। आप तो गवर्नमेंट को कुछ दे नहीं रहे हैं, ले ही रहे हैं उल्टा। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यह संसाधनों की बर्बादी भी करता है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका, देखिए यहाँ लोग को संसाधन की बात कर रहे हैं हम, कि लोगों को हम कैसे संसाधन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग करेंगे। और हम जब तक लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं करेंगे तो इसका कितना बड़ा नुकसान है। तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। ठीक है, सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि वे काम उन पर थोपे हुए हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद करते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम में जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उसमें कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। देखिए, आप अपने अगल बगल देखे होंगे, गरीब व्यक्ति जो है वो कभी बैठना नहीं चाहता है। वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, हमको 500 रुपये नहीं मिल रहा है, 200 रुपये मिल रहा है, काम कर लेंगे। उसको ये लगता है कि 200 रुपये मिल रहा है, 200 रुपया काम करके मिल लेंगे, वो 200 रुपये मेरे में ऐड ही हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। लेकिन कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि वो आलसी होते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। उनको अगर कोई काम कर दिया जाए तो वो ऐसे चलेंगे, ऐसे करेंगे कि जैसे लग रहा है कि ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर वो काम थोपा गया है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें थी, बेरोजगारी की बात हम किए। एक देखिए, अब इसको एक कहानी के रूप में भी हम समझ सकते हैं। आइए आप लोग को एक कहानी भी देख ही लेते हैं हम लोग। कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा आज का, लेकिन आज कंप्लीट करेंगे। कितना भी लंबा वीडियो हो लेकिन आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई वीडियो बनाने में ना दिक्कत होती है। बेरोजगारी चीज, तीनों चीज समझ में आएगी तब इसको इधर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम इस कहानी को थोड़ा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कहानी से चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। होता है कि पहले क्या होता था बचपन में, दादी माँ कहानी सुनाती थी, नानी माँ कहानी सुनाती थी कि नहीं दादी कहानी सुनाई ना। पहले छोटी छोटी किताबें भी आती, दादी माँ की कहानी, नानी जी की कहानी, ऐसे किताबें आती थी और पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आता था। जो बचपन में पढ़े, जिसका बचपन सामान्य गुजरा होगा, वो ये सब चीज़ से मिला होगा कि नहीं, छोटी छोटी किताबें जो हैं पढ़ा होगा अपने जीवन में। अब देखिए, ये यहाँ पे चित्र दिखाया गया है एक मोची का, जो ये क्या कर रहा है, चप्पल बना रहा है, जूते बना रहा है। अब ये कितना रुपया दिन भर में कमा लेगा, 100 से 200 रुपया। ठीक है, वो इतना ही कमा रहा है उसके परिवार का खर्च चल सके। वो एक गरीब ही आदमी है, उसको हम गरीब ही बोल सकते हैं। वो अपने जीवन में, उसको पता है कि वो चप्पल बना के अपने जीवन में बहुत बड़ा बंगला और बहुत बड़ा फार्चूनर नहीं बना सकता। हाँ, उसका अगर ये होता है कि नहीं चप्पल का शोरूम होता है या चप्पल का बहुत बड़ा कंपनी होता है तो वो ये चीज़ें कर सकता है। लेकिन वो चप्पल बना रहा है, चप्पल जो टूटा है उसको जोड़ रहा है। तो बहुत लोग क्या देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये दिन भर में। अगर 10 चप्पल बनाया, 15 चप्पल बनाया तो 300-400 रुपये वो कमा लेगा। और एक रिक्शे वाला जो होता है, रिक्शे वाला क्या करता है, दिन भर रिक्शा चलाता है,
और शाम को 100 रुपये 200 रुपये जो मिलता है उससे अपना खर्च चलाता है। उसको पता है, रिक्शे वाले को ये बात पता है कि वो जीवन भर कमाएगा लेकिन वो अपने परिवार का खर्च ही चला सकता है, वो करोड़पति नहीं हो सकता है, वो जीवन में बंगला नहीं बना पाएगा। लेकिन वो किस लिए करता है? उसके परिवार, उसके 2 बच्चे हैं, वो उसके लिए करता है। हाँ, एक चीज़ अगर हो सकता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा एजुकेशन दे, अच्छे स्कूल में पढ़ा दे, तो उसकी गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन वो ये सोचे कि बस हम रिक्शा चला करके हम जीवन में गरीबी दूर कर लें या जीवन में कुछ अच्छा कर लें, तो ये थोड़ा असंभव है। लेकिन वो अपने बच्चों को, वही बात है, यहाँ पे अब बात करते हैं संसाधन की। जब वो अपने बच्चे को संसाधन के रूप में जब बना लेगा, संसाधन के रूप में जब वो उपयोग करने लगेगा, तो उस चीज़ को बदल सकता है। और ये कैसे होगा? जब उसके पास शिक्षा होगी। जब उसके पास शिक्षा होगा, अच्छा पढ़ाई होगा, तो वो चीज़ें बदल देगा, वो संसाधन के रूप में कार्य करने लगेगा। देखिए, ये कहानी के रूप में समझाया गया है इस किताब में। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार हैं, और प्रत्येक परिवार जो है, जैसे आप अपना अपना ही गांव ले लीजिए, आपका ही एक गांव है, उसमें कई परिवार हैं, और प्रत्येक परिवार जो है इतना अनाज उपजा ले रहा है, मतलब अनाज इतना उत्पादन कर ले रहा है, जाने से मतलब यहाँ पे उत्पादन से कितना उसको मिल पा रहा है कि वो उसके सदस्य, उसके परिवार के जितने सदस्य हैं वो क्या करें, खा पी सकें। ठीक है। और परिवार के जो सदस्य हैं अपने कपड़े बुनते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो अपने प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। जहाँ वो उस गांव के लोग, उस गांव का परिवार, इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। देखिए, यहाँ बात हो रही है संसाधन की। अब देखिए, प्रथम पड़ाव है, एक परिवार जो है अपने जीवन में कठोर फैसला लिया है कि नहीं, हम अपने बच्चे को क्या करेंगे, कृषि महाविद्यालय में पढ़ाएंगे। तो उसने कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया, और लड़के को निकटतम पास के ही एक कृषि विद्यालय में एडमिशन करा दिया। कुछ दिन बाद वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर लिया। उसके बाद वो वापस गांव लौट आया, और इतना वो सृजनात्मक निकला कि उसे एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं के उपज में वृद्धि हो गई। जैसे हरित क्रांति आई थी कि गेहूं के उपज में, अनाज के उपज में वृद्धि हुई थी, कि जहां 1 बीघे में अगर 50 किलो गेहूं होता था तो 5 कुंटल होने लगा। तो इसी तरह इसने भी एक ऐसा हल तैयार किया, एक हल का ऐसा नमूना तैयार किया कि जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इससे क्या हुआ? देखिए, अब उसके अंदर एक स्किल अपने अंदर आया खुद, अब वो संसाधन के रूप में उसको उपयोग करने लगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। उसको कैसे उपयोग किया कि एक अच्छा हल का नमूना तैयार किया, और उससे गांव में उसको उपयोग में लाया। और गांव में जब उपयोग में लाया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ गांव के लोगों को? गेहूं की उपज में वृद्धि होने लगी, गेहूं की उत्पादक मात्रा बढ़ गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियर का एक नया काम सृजित हुआ, और वहीं उसकी पूर्ति हुई। हुआ कि नहीं हुआ? वो व्यक्ति जो है संसाधन के रूप में कार्य करने लगा। जब वो संसाधन के रूप में कार्य करने लगा तो खुद के विकास के साथ साथ गांव का विकास किया, गांव के विकास के साथ साथ राज्य का विकास करेगा, और राज्य के विकास के साथ साथ तो वो पूरे देश का विकास कर सकता है, पूरे देश में अपना योगदान दे सकता है। ये होता है मानव संसाधन, मानव पूंजी। गांव के उस परिवार ने अपने अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ, जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से एक गांव में स्कूल खोलने का अनुरोध किया, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि बच्चे को हम स्कूल भेजेंगे। और पंचायत क्या की, इस एक सरकार की मदद से स्कूल खोल दिया। वही बोल रहे हैं ना कि पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, तो पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधान होता है। लेकिन वो कभी शिक्षा की बात ही नहीं करता है,
उसको बस रोड बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर वो बात ही नहीं करता है। तो स्कूल खोलने के बाद क्या हुआ, वहाँ एक टीचर की नियुक्ति भी हो गई और सब बच्चे स्कूल जाने लगे। और उसके बाद गांव का एक परिवार ऐसा भी था कि उसने अपनी लड़की को सिलाई का भी ट्रेनिंग दिलवा दिया। वह गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सिलने लगी, क्योंकि वह सभी लोग अच्छे से ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। सबको ये रहता था कि नहीं, हम अच्छा कपड़ा पहने। तो वहाँ दर्जी का भी एक काम नया सृजित हो गया। तो वो व्यक्ति जो है मानव संसाधन के रूप में विकसित हो गया। वो अब मानव जो है एक संसाधन बन गया। जिस दिन मानव अगर संसाधन बन जाएगा, वो मानव जो है देश की जनसंख्या का वो बोझ रहेगा ही नहीं, वो एक परिसंपत्ति के रूप में, वो एक संपत्ति के रूप में हो जाएगा। किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति है, अगर उसके पास रोजगार है, पैसे हैं, उसके पास संसाधन है, वो उस परिवार के लिए कुछ कर रहा है, तो वो क्या है, वो उसकी संपत्ति है। अब कुछ नहीं कर रहा है, बेकार है, एकदम घूम रहा है इधर उधर, तो कुछ कोई वो नहीं है उसका। तो यहाँ पे क्या हुआ, उस गांव में सकारात्मक प्रभाव हुआ। वहाँ पे कृषि इंजीनियर आ गया, उसके बाद एक दर्जी भी मिल गई। इससे क्या हुआ, गांव में काफ़ी विकास हुआ। ठीक है। और किसानों का कपड़ा खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय जो है अब बचने लगा, और किसान में खेतों में अधिक समय लगाने लगे, इसलिए उपज भी बढ़ गई। यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी और वे उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। और साथ ही गांव में वो प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था। शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह से लोग परिपूर्ण हो गया। ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से हम क्या समझें कि मानव पूंजी को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, मानव को हम मानव पूंजी में कैसे बदल सकते हैं, मानव को हम मानव संसाधन के रूप में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है। तो इतनी बातें इसमें थी। देखिए, इसमें लास्ट में एक चीज़ ये भी बता देना कि एक होता है मार्केटिंग, एक होता है नॉन मार्केटिंग, एक होता है बाजार, एक होता है नॉन बाजार, वो गैर बाजार, सॉरी गैर बाजार बोलते हैं। तो बाजार से क्या अभिप्राय है, बाजार से किसको हम बोलते हैं, किसको कैसे समझते हैं। बाजार व्यवस्था जो है, बाजार प्रक्रिया जो है, तो जैसे कोई भी चीज़ आप उपजा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ट्रेलर है, वो कपड़ा सिल रहा है दूसरे का, उसको क्या है, उसको लाभ होगा, उसको पैसे मिलेंगे। तो अगर जहाँ पे लाभ की बात हो रही है और जहाँ पैसे की बात हो रही है, वो क्या है, बाजार प्रक्रिया है। और जहाँ बिना पैसे की, जैसे वो दर्जी खुद के लिए कपड़ा सिल रहा है, तो जब खुद के लिए वो कपड़ा सिल रहा है तो उसको ना लाभ से मतलब है और ना पैसे से मतलब है, क्योंकि वो खुद के लिए कार्य कर रहा है। तो वहाँ पे क्या है, नॉन मार्केटिंग, वहाँ पे क्या है, गैर बाजार। ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि मार्केटिंग और नॉन मार्केटिंग किसको बोलते हैं। जहाँ लाभ की बात होती है वो मार्केटिंग है, जहाँ लाभ की बात नहीं होती है, कोई पेमेंट की बात नहीं होती, वहाँ पे नॉन मार्केटिंग है। ठीक है। तो जैसे इससे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई मकान है, उसके घर के अगल बगल कुछ जगह ज़मीन खाली रह जाता है थोड़ा सा, तो उसमें लोग सब्जी बो देते हैं, मिर्चा बो देते हैं, खीरा बो देते हैं, कुछ भी उगा देते हैं। तो क्या उसको मार्केट में तो बेचने जाते नहीं है, खुद के लिए उसको उपयोग में लाते हैं। तो वो क्या है, गैर बाजार, नॉन मार्केटिंग है। ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर हम इसकी पूरी की बात करें तो इसमें हम सबसे किसकी बात की है, शिक्षा और स्वास्थ्य की, कि किसी भी देश के नागरिक का, किसी भी गांव के नागरिक का शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में लोगों को परिसंपत्ति के रूप में उपयोग कर सकते हैं, कि वो जनसंख्या बनकर नहीं, वो परिसंपत्ति के रूप में सहायता करेगी। ठीक है। इसके लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। और 3 क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमने बात किया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इन तीनों चीज़ की हम बात की, हमने बताया भी है कि प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं और सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसकी हम बात किए हैं। और हम बेरोजगारी की भी बात की है कि नहीं, बेरोजगार हम किसको बोलते हैं, बेरोजगार आखिर वास्तविक बेरोजगार कौन कहलाता है। ठीक है। इसकी भी हम बात किए हैं। और लास्ट में हम एक गांव की कहानी भी हम बताए हैं आपको कि नहीं, हम कैसे
चीज़ों को बदल सकते हैं, कैसे एक मानव को मानव संसाधन के रूप में उपयोग ला सकते हैं। ठीक है, कि उस गांव में कोई पहले रोजगार नहीं था, फिर बाद में कैसे रोजगार आता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें, ये देखिए इसी के साथ ये चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया। क्लास 9th की एनसीईआरटी जो इकोनॉमी की है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र, इसकी हम बात कर रहे थे। पीछे भी 2 वीडियो आई है, तीसरी फाइनल वीडियो थी आज की। और इसमें जो भी चीज़ें हमने बताया वो एक एक चीज़ आपको एकदम गहनता से एक एक चीज़ को समझाया है, बताया है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, और जो उन लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते चले, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और जितना हो सके उतना लोगों से सब्सक्राइब कराइए आप लोग। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे का चैप्टर जो है, तीसरा अध्याय जो है, इसको हम लेकर के आएंगे, कल ही लेकर के आएंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।